पॉलिसिस्टिक ओवरी के बारे में उनसे उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम्स फेस की हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस उनके लिए कामयाब हुए हैं। वेलकम डॉक्टर अदिति। थैंक यू मैम। डॉक्टर अदिति, हमें ये बताइए कि बचपन में आपको कैसे पता चला कि आप पॉलिसिस्टिक ओवरी? बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स। फिर भी आई वाज ऑन चबियर साइड, हमेशा से वेट थोड़ा ज्यादा ही रहता था। कभी ऐसा नहीं हुआ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं बहुत थिन थी। इतनी फिजिकली एक्टिव होने के बाद भी मेरा वेट हमेशा हेवियर साइड पे ही रहता था और पेरेंट्स भी हमेशा टोकते रहते थे इसी बात पे कि वेट लूज करो और एक्टिव रहो, तुम हमेशा पढ़ती रहती हो तो शायद इसीलिए वेट ज्यादा है। तो सबसे पहला सिम्टम तो यही था जो मुझे खुद लगता था कि इतना फिजिकली एक्टिव होने के बाद भी मेरा वेट कम क्यों नहीं होता है। जो दूसरी चीज मैंने नोटिस की, मेनार्की के बाद जब पीरियड स्टार्ट होते हैं उसके कुछ महीनों बाद ही पीरियड्स इरेगुलर होना स्टार्ट हो गए थे। कभी बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि मेरे पीरियड्स हमेशा 28 to 35 डेज के बीच में ही आते हो, ज्यादातर 1.5 महीना 2 महीना। तो साल में कम से कम 7 या 8 साइकिल्स, बस इतना ही हमेशा होता था। उसके लिए भी 10th स्टैंडर्ड से बीच बीच में मैं लोकल एयरफोर्स के स्टेशन में जो स्टेशन ऑफिसर्स होते थे, मेडिकल ऑफिसर्स, उनसे कंसल्ट करती थी। बट वो हमेशा यही कहते थे कि एडोलेसेंस में ऐसा होता है, रेगुलर होने में टाइम लगता है। तो वहाँ तो और उस समय क्योंकि कुछ मेडिसिन स्टार्ट भी नहीं किया, बस यही बोला फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करो, हेल्दी डाइट लो। हमेशा इससे यही सजेशंस मिले हैं, जो कि घर का ही खाना होता था और फिजिकली एक्टिव तो मैं रहती थी पर फिर भी कभी रेगुलर नहीं हुआ। आफ्टर 10th आई स्टार्टेड नोटिसिंग हेयर ऑन माई अपर लिप। तो वो तीसरा संकेत था कि कुछ तो अलग है, बाकी गर्ल्स को नहीं था, मुझे ज्यादा था। लेकिन मेरी मदर ये कह के टाल देती थी कि उनको भी था, उनकी बहनों को भी था, नानी को भी है। तो बस यही सुनने को मिला कि ये जेनेटिक है इसलिए तुम्हें है और अभी रिमूव नहीं करना है ये, क्योंकि रिमूव करने से बढ़ता है। तो इस डर से कभी रिमूव भी नहीं किया 12th स्टैंडर्ड तक। मेन तो रीजन यही सब रहता था। और जब भी एग्जाम होता था इतना स्ट्रेस में, विदाउट एनी ओवर ईटिंग, वेट हमेशा बहुत ज्यादा गेन हो जाता था। हर एग्जाम के टाइम पे वेट कम से कम 10 kgs गेन होता था, जिसको लूज करने में नेक्स्ट 1 ईयर लगता था मुझे। सो ये सब साइंस थे जो मुझे लगा कि शायद अलग है। फ्रेंड्स, यही होता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस, यानी 13 साल की उम्र में अगर पीरियड्स शुरू होते हैं तो 18 या 20 साल तक इतना कंफ्यूजन रहता है कि ये पीरियड्स तो इरेगुलर हो ही सकते हैं। वेट गेन भी जेनेटिक बोल देते हैं। हर्सुटिज्म यानी एबनॉर्मल एरियाज पे हेयर ग्रोथ होना, जिनमें इंक्लूड होता है अपर लिप, साइड चिन, ब्रेस्ट, हाथों पे, अपर आर्म्स, टमी पे, अपर थाइज पे, इन सबको एक नॉर्मल पार्ट की तरह जो है वो पेरेंट्स इग्नोर करते हैं या टाल मटोल करते हैं। तो ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारी जो बच्ची है, जो अब पीरियड्स शुरू कर चुकी है, उसको कहीं पॉलिसिस्टिक ओवरी तो नहीं है? देखिए, एक गायनोकोलॉजिस्ट के लिए भी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है, क्योंकि दोनों के ही सिम्टम्स जो हैं वो ओवरलैपिंग हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर नानी, मौसी या फिर किसी और फैमिली की सिस्टर, सिबलिंग को भी पॉलिसिस्टिक ओवरी अगर है तो ये एक जेनेटिक कंडीशन भी हो सकती है। दूसरी बात, क्या लड़की को हाइपोथायराइडिज्म भी है? थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो भी इस सिम्टम को ओवरलैप करती है। तीसरी बात, पॉलिसिस्टिक ओवरी में 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। नंबर 1, ओलिगो या फिर एनोवुलेशन, यानी हर महीने रेगुलर पीरियड्स ना आना। नंबर 2, हर्सुटिज्म या फिर टेस्टोस्टेरोन का अधिक होना। एंड नंबर 3, अल्ट्रासाउंड में पॉलिसिस्टिक ओवरी होना, यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हर ओवरी की वॉल्यूम या तो 10 मिलीलीटर से ज्यादा होना या फिर उनके अंदर अंडे जो हैं 15 से ज्यादा होना। अब गौर करने वाली बात यह है कि हर लड़की को ये तीनों कैटेगरी के सिम्टम्स नहीं होते। किसी को एनिवुलेशन विद हर्सुटिज्म होता है, किसी को हर्सुटिज्म विद अल्ट्रासाउंड होता है, और एक थर्ड कैटेगरी बड़ी रोचक है जिसमें कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड है उसमें एनोवुलेशन होता है। जो भी कारण हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी लड़की को इरेगुलर पीरियड्स हों
हर्सुटिज्म हो तो प्लीज गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरी ही नहीं, उस लड़की का हीमोग्लोबिन, विटामिन डी लेवल, ये सब इम्प्रूव करेगी, जिससे पॉलीसिस्टिक ओवरी में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो आइए जानते हैं डॉक्टर अदिति ने जब ये जाना कि उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है तो उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट्स लिए और क्या क्या उनके ट्रीटमेंट सफल हुए। जैसे ही मेरा MBBS में एडमिशन हुआ, फर्स्ट ईयर में थोड़ा एनाटमी, फिजियोलॉजी, थोड़ा नॉलेज होना स्टार्ट हुआ बॉडी के बारे में। लगभग 20 साल के आसपास। लगभग 20 साल की उम्र के आसपास। तब मुझे लगा कि ये सब नॉर्मल नहीं है। तब पहली बार मैं डॉक्टर के पास गई, जिस हॉस्पिटल में मैं MBBS कर रही थी वहीं पे डॉक्टर के पास गए। उन्होंने मेरा बैटरी ऑफ टेस्ट किया, जिसमें मुझे पता चला कि मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है। साथ में उन्होंने जैसे कि आपने जो भी सिम्टम्स और साइंस बताए, उन्होंने चेक किया और उन्होंने कंफर्म किया कि क्लिनिकली आपको PCOS के सारे सिम्टम्स हैं। अल्ट्रासाउंड भी हुआ और अल्ट्रासाउंड में भी दोनों ओवरीज का साइज लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर था, जिसमें फॉलिकल्स भी बड़े बड़े थे चारों तरफ। ऐसे MBBS लगभग 20 साल की उम्र में पहली बार खुद से मैं जब गई और मुझे तब पता चला कि मुझे PCOS जैसा बीमारी है। और तब गायनेकोलॉजिस्ट ने फर्स्ट टाइम हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए थायरॉक्सिन शुरू किया मेरा, और जो मैं खाली एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में रोज़ लेती थी। साथ में उन्होंने उसी समय मेटफॉर्मिन का भी मुझे कोर्स दिया था, और मुझे कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन साथ में बताए, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली, वो भी बताया था उन्होंने। ये सारी चीज़ों की वजह से जैसे ही मेरा थायराइड कंट्रोल होने लगा, पीरियड्स मेरे रेगुलर होना स्टार्ट हो गए। एक रीज़न ये भी था कि घर से दूर गए थे, मेस का खाना था, सो उस वजह से भी मिल्क प्रोडक्ट्स से तो बहुत ही कम एक्सपोजर रहा है। अब जब मैं रेट्रोस्पेक्टिवली ये सोचती हूँ तब मुझे समझ आता है कि उस समय मिल्क का एक्सपोजर भी बिल्कुल नहीं था मुझे, जो मेस में खाना मिलता था वही खाते थे। और उस दौरान मेरा 12 kg वेट लॉस पहली बार हुआ, और मैं अपने हाइट के हिसाब से नॉर्मल वेट पे उस समय पहुँची थी। और तब कुछ सालों के लिए, 2-3 सालों के लिए पीरियड्स एकदम रेगुलर थे, बट वो पेनलेस थे। ये एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि तब भी मुझे उतना पेन नहीं होता था जितना दूसरी लड़कियों को नॉर्मल साइकिल में साइक्लिकल चेंजेस आते हैं, वो इतने नहीं आते थे मुझे, पर ब्लीडिंग बहुत हैवी होती थी उस दौरान भी। तो ये फर्स्ट टाइम जब मेरा डॉक्टर से कांटेक्ट हुआ, तब मैंने ये दो मेडिसिन और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की हेल्प से कुछ मेरे सिम्टम्स कंट्रोल हुए। बहुत बढ़िया अदिति, यही बात मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ। देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज जो है वो एक्चुअली एक डिजीज नहीं है। मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरा चेहरा है, जैसे डॉक्टर अदिति का चेहरा है, जैसे आपका चेहरा है, ऐसे ही हम लोगों की ओवरीज के भी चेहरे हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी नाम से ही पता चलता है, पॉलीसिस्ट यानी ओवरी के अंदर जो अंडे हैं, जो सिस्ट की तरह होते हैं, वो ज्यादा है। अब इसमें जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है वो बेसिकली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की होती है। वो अंडे जो होते हैं जितने ज़्यादा होते हैं वो उतने ही ज़्यादा ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं ले पाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आप कॉमनली डायबिटीज़ पेशेंट्स में भी देखते हैं, और इसीलिए शायद पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ जो है बाद में जाके डायबिटीज़ का भी रूप ले लेती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी के लिए जैसे डॉक्टर अदिति ने लाइफस्टाइल इंटरवेंशन किए, वेट रिडक्शन की, मेटफॉर्मिन शुरू किया, कैल्शियम की गोली शुरू की, सेम इंटरवेंशंस जो हैं हम भी अपने पेशेंट्स को बताते हैं। एंड बिलीव इट व्हेन आई से इट दैट लाइफस्टाइल इंटरवेंशन इज द ओनली पॉजिटिव एंड परमानेंट सोल्यूशन ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी। बट डॉक्टर अदिति, ये बताइए कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कोई भी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना, स्पेसिफिक टाइप का फूड एट फूड टाइम्स। हाउ डिड यू मैनेज ऑल थ्रू दीज ईयर्स ऑफ 15 ईयर्स? आपने कैसे मैनेज किया, और अब आपको फूड में क्या इंसाइट्स हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? डॉक्टर अदिति, ये बताइए कि डाइट फॉलो करना इतना आसान नहीं है, पॉलीसिस्टिक ओवरी में वेट रिड्यूस करना भी इतना आसान नहीं है, तो इस चीज़ को आपने कैसे अचीव किया? आई एम श्योर आपको बहुत हिकअप्स भी आए होंगे। वी वॉन्ट टू नो थ्रू योर जर्नी कि हम इसको कैसे स्ट्रीमलाइन रखें। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट एवरी डिजीज इज रिलेटेड टू गट, स्पेशली मेटाबॉलिक डिजीजेस लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म,
PCOS। तो अगर हम हेल्दी डाइट रखते हैं, हेल्दी डाइट आई विल एक्सप्लेन फर्दर कि मैंने क्या क्या डाइट्स ट्राई किया है, तो उससे हम काफ़ी डिजीज़ेस को टैकल कर सकते हैं। जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, PCOS दोनों ही इन्फ्लामेटरी डिजीजेस हैं। सो इन्फ्लामेशन क्या होता है, शरीर की सूजन, आंत की सूजन। कई बार जो हम खाते हैं या तो बॉडी में स्टोर ही होता जाता है और यूटिलाइज नहीं होता है, और कई बार जब हम खाते हैं तो वो बॉडी अच्छी चीज़ें, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं करती है। तो ये सब चीज़ें गट से ही शुरू होती है हमारी, और तभी हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और ऐसी चीज़ें डेवलप होती है और हम वेट लूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मैंने रियलाइज़ किया, जब मैं प्रोटीन ज़्यादा खाती थी हर मील में, स्पेशली जब मेस में एग्स होते थे, आई यूज़ टू प्रिफर एग लू ब्रेड की बजाय, तो एग लेना स्टार्ट किया। ऐसे ही आफ्टरनून में भी दाल, छोला, राजमा ऐसी चीज़ें ज़्यादा ली, राइस रोटी की क्वांटिटी बहुत कम रखा। ऐसे ही इवनिंग में भी, और जितनी भी शुगरी ड्रिंक्स थी, शुगर कंटेनिंग डेजर्ट्स थे, उन सब का क्वांटिटी बहुत ही कम कर दिया मैंने। वीकली, ट्वाइस वीकली, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। साथ में मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी खुद से भी पढ़ा, कुछ डाइटिशियंस जो हॉस्पिटल में होते हैं उनसे कंसल्ट किया, मेटाबॉलिक डिजीज़ेस से रिलेटेड क्या डाइट होनी चाहिए, किस तरह की डाइट हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में वहाँ से और कुछ यूट्यूब से भी मुझे नॉलेज मिली थी उस समय। तो तब मैंने स्टार्ट किया कि आई यूज़ टू हैव माई डिनर अर्लीस्ट। जैसे ही मेस में खाना शुरू होता था, आई यूज़ टू हैव माई डिनर, और उसके बाद हाफ एन आवर के बाद आई यूज़ टू गो फॉर अ वॉक। आई यूज़ टू अवॉइड दैट कि मैं 7 बजे या 8 बजे के बाद कुछ भी लूँ, और मॉर्निंग में एट अराउंड 8 o'clock 9 o'clock फर्स्ट मील, लाइट हाई प्रोटीन मील आई यूज़ टू टेक। तो कम से कम 14 से 12 घंटे मिनिमम गैप होता ही था। तो उस दौरान मेरी स्लीप बहुत इम्प्रूव हुई, स्किन बहुत इम्प्रूव हुई। मैं मॉर्निंग में बहुत एनर्जेटिक फील करती थी, लेथार्जिक नहीं फील करती थी, क्योंकि मेरा फूड शायद अच्छे से डाइजेस्ट हो चुका होता था, मेटाबोलाइज होने का टाइम मिलता था। साथ में फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज की मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सम ड्रिंक, मेटाबॉलिक ड्रिंक लाइक जिंजर टी ले सकते हैं, सिनेमन टी ले सकते हैं, और जीरा अजवाइन वाटर बॉईल करके कूल करके ले सकते हैं। तो ऐसे डेली चेंज कर करके कुछ भी मेटाबॉलिक ड्रिंक लेती थी मॉर्निंग में। एक्सरसाइज करते थे, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करते थे, एंड आई यूज़ टू ट्राई कि मैं पूरे दिन एक्टिव रहूं, स्टेयर्स का इस्तेमाल करूं, लिफ्ट ना यूज़ करूं, और रोज़ इवनिंग में आफ्टर डिनर ब्रिस्क वॉकिंग ज़रूर करूं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब मैंने खुद से किया, और मेरी हेल्प इससे मुझे काफ़ी हेल्प भी मिली। उसके बाद आफ्टर मीटिंग मैम, मुझे एक और चीज़ पता चला कि मेरा हाइपोथायरॉयडिज्म सिर्फ नॉर्मल हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं है, बट उसमें कुछ एंटीबॉडीज़ भी हैं जिसकी वजह से मेरे थायराइड पे अटैक हो रहा है, और इस वजह से थायराइड मेडिकेशन मैं कभी छोड़ नहीं पाई, या हर बार वेट गेन होता रहा। वो एंटीबॉडीज़ किसी भी खाने की चीज़ को मिमिक कर सकती हैं। ये बात मुझे डॉक्टर शिप्रा से मिलके पता चला, और उन्होंने मुझे बताया कि एक शॉर्ट टर्म डाइट ट्रायल के लिए, जिसमें हमने ग्लूटेन फ्री डाइट और लैक्टोज फ्री डाइट हमने ट्रायल लिया, एंड इमीडिएटली 1 month में मेरी एंटीबॉडीज़ विच वर मोर देन 1600 वो अराउंड 200 आ गई 1 month में, और मैंने एटलीस्ट 2.5 kg वेट लूज़ किया। सो दैट वॉज आई ओपनिंग फॉर मी कि मुझे शायद ग्लूटेन या लैक्टोज से इंटॉलरेंस है, और उसी की वजह से शायद मेरा एक जो इतनी हेल्दी डाइट और इतनी फिजिकल एक्टिविटी के बाद भी शायद मैं अपने आइडियल वेट तक कभी पहुंच नहीं पाई। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हुए मैंने डिसाइड किया रेशियो कि मैं लैक्टोज कितना ले सकती हूँ, ग्लूटेन कितना ले सकती हूँ, जो मुझे अफेक्ट ना करे, मेरा वाटर वेट इंक्रीज ना हो, और फिर उससे मैंने वेट लूज किया। सो थैंक यू सो मच मैम। सी, डाइटरी इंटरवेंशन काउंसलिंग में या किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट में नंबर 1 है न्यूट्रिशन, वाटर, फाइबर एंड डेफिनेटली डिटॉक्सिफिकेशन। न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स, रेयर मिनरल्स, इनकी रेशो क्या करनी है। आजकल बहुत ज़्यादा
प्रेवलेंट हो रहा है वो है प्रोटीन रिच डाइट। वेजिटेरियंस में भी प्रोटीन खाएं, कार्बोहाइड्रेट कम खाएं। वो ये कारण है कि हमारे कंट्री में 1960s के बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी उसमें जो व्हीट था उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया था ज़्यादा एनर्जी देने के लिए। तो हमारे पूर्वजों ने जो व्हीट खाया है, जो गेहूं खाया है, उसके मुकाबले हम कम से कम 3 गुना या 4 गुना एनर्जी गिविंग व्हीट खा रहे हैं। तो इतनी एनर्जी हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, क्योंकि अब सभी का काम जो है वो बैठने का या खड़े होने का हो गया है। पहले तो हम फार्मर्स थे, तो सबसे पहले तो इंडियंस को व्हीट की क्वांटिटी कम करनी चाहिए। प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास मिल्क है, कर्ड है, सोया है, पीनट्स हैं एंड वेरियस अदर ऑप्शंस हैं। तीसरी चीज़ अबाउट फैट्स जो मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी रिफाइंड प्रोसीजर्स होते हैं उन सब में आपके प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, ग्रेड 3, ग्रेड 4 प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। तो कोई भी रिफाइंड ऑयल का सेवन इज डायरेक्टली इनवाइटिंग यू कि हम अपनी बॉडी में जो है हार्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो गो फॉर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जैसे कोल्हू के बैल से हम निकालते थे ना मस्टर्ड ऑयल, ऐसे ही कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, तिल का तेल है, जो हमारी कंट्री में लोकली प्रोड्यूस हो रहा है और लोकली मिल रहा है, उसका सेवन करें। देसी घी खाएं, लेकिन रिफाइंड ऑयल्स और वेजिटेबल्स ना खाएं। जो आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं उसमें मेक श्योर कि खा तो रहे हैं, लेकिन बॉडी को पचाने का, उसको क्लींस करने का टाइम कहाँ मिल रहा है। तो इसके लिए चाहे तो आप डेली इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑफ 12 to 14 आवर्स करें, चाहे आप 10 दिन में 11वीं, जो हमारे कंट्री में बहुत पुराना सिस्टम है, 11वें दिन फास्टिंग करते हैं, या चाहे आप 3 दिन का वाटर फास्ट करें एट द एंड ऑफ द मंथ और 2 मंथ्स। आप कोई भी फास्टिंग टेक्निक करें पर बॉडी को डिटॉक्स करें। वाटर डेफिनेटली जो हम आरओ का पी रहे हैं उसमें सारे मिनरल्स ख़त्म हैं, ट्रेस एलिमेंट्स ख़त्म हैं। शायद इसी कारण बहुत ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो वाटर को भी आप, अब हम चेंज तो कर नहीं सकते हैं सोर्स ऑफ वाटर, सो कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। अनदर कंपोनेंट इज, अगर आप एलर्जिक हैं, ज़्यादातर दूध से एलर्जी हो रही है, क्योंकि दूध जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कौन दूध प्रोड्यूस कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल, और जो नेचुरल मिल्क मिल भी रहा है वो इतना ज़्यादा हार्मोन से इंजेक्टेड है, इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हैं, इतने ज़्यादा पस सेल्स हैं कि इट इज़ हार्मिंग द बॉडी। तो दूध का सेवन या तो बिल्कुल कम कर दीजिए, या बिल्कुल अगर आपके पास सामने अवेलेबल कोई भैंस जिसमें से डायरेक्ट निकाल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि भैंस को क्या खिला रहे हैं, कितनी हाइजीन है, वो आप यूज़ कीजिए। सो दीज आर द मेन प्रिंसिपल्स जो मैं अपने सारे पेशेंट्स को बताती हूँ कि ये है पॉलीसिस्टिक ओवरी में वेट रिड्यूस करने के लिए कैलोरी डेफिसिट। एक अडल्ट फीमेल जो कि 5 फीट 2 इंच की है, नॉर्मल घर का काम करती है, उसको 1800 से 2000 किलो कैलोरीज से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, बॉडी में जो भी हम खा रहे हैं वो मेटाबोलाइज हो जाए, उसके लिए कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, बी इट योगा, बी इट एरोबिक एक्सरसाइज, या कोई स्पोर्ट या स्विमिंग या डांसिंग, कुछ भी, लेकिन हाँ हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन ये ज़रूर करें। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए हमारे शास्त्रों में हमारे पुराने लोगों ने तुलसी अदरक की चाय, गरम वाटर, जीरा सौंफ, जैसे आपने बताया, ये सब चीज़ों में मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं। स्पेशली अगर आप हाइपोथायराइड के भी पेशेंट हैं तो ये आपको चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। फ्रेंड्स, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ जो है आगे जाके पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बन जाता है। उस सिंड्रोम में ब्लड में हाइपर ट्राइग्लिसरीडीनीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जानी, शरीर में मोटापा हो जाना, जो हमारी एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस है वो 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जानी, आगे जाके डायबिटीज़ होना, ब्लड प्रेशर होना, ये देखा गया है। इन सब सिम्टम्स से बचने के लिए पॉलीसिस्टिक ओवरी को व्हाट वी कॉल निप इन द बड, यानी उगने से पहले ही उसको आप कंट्रोल करें और आगे जाके अपना जीवन जो है वो हेल्दी बनाएं। डॉक्टर अदिति, एक बात बताइए, बहुत सारी लड़कियां हमारे पास आती हैं जो कहती हैं मैम इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, तो आई एम श्योर आपको भी ऐसा था, तो कौन से डॉक्टर्स ने आपके साथ कैसी ट्रीटमेंट्स की, क्या पीरियड रेगुलर हो पाए,
नहीं हो पाए ओवर द लॉन्ग टर्म? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एडोलेसेंस के टाइम पे तो मेडिसिन इतना दिया नहीं, सिर्फ डाइटरी और फिजिकल एक्टिविटी की काउंसलिंग दी गई। फिर जब मैं 20 साल की उम्र की थी तब मेरे को मेटफॉर्मिन और थायरोक्सिन शुरू हुआ था, तो वो एक था। लेकिन जैसे ही वेट लूज हो गया था तो मेटफॉर्मिन ऑटोमेटिकली मैंने बंद कर दिया था, बट और थायरोक्सिन भी बंद कर दिया था क्योंकि रेगुलर टेस्टिंग में नॉर्मल आ रहा था सब। लेकिन जब फिर एग्जाम्स हुए, फिर वेट गेन हुआ, फिर स्ट्रेस हुआ, सो उस समय एक साथ 3 मंथ्स में 15 kg वेट गेन हुआ फाइनल MBBS एग्जाम्स के बाद। तो तब मैं फिर से गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, तो उस समय उन्होंने मुझे वापस से थायरोक्सिन स्टार्ट किया क्योंकि मेरा TSH लेवल काफ़ी बढ़ चुके थे स्ट्रेस की वजह से। और साथ में उन्होंने मुझे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी उस समय पहली बार स्टार्ट की। उस समय करीब मैं 25 साल की उम्र की थी जब मुझे पहली बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्टार्ट की गई। तो उन्होंने बोला क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं इस समय, पीरियड्स रेगुलर होना और सिम्टम्स जो होते हैं पीरियड्स ना आने की वजह से वो रिजॉल्व होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कम से कम मैंने 3 से 4 महीने लगातार ली। तो उस समय जैसे ही 21 दिन का कोर्स करने के बाद 7 दिन जब हम छोड़ते थे तो उस समय विड्रॉल ब्लीडिंग होता था, पीरियड्स आते थे। वो उसकी वजह से, क्योंकि जब सिम्टम्स जाने लगे तो मुझे लगने लगा कि ये बहुत आसान तरीका है मेरे लिए कि मैं अपने पीरियड्स रेगुलर करूँ, मेरा वेट अपने आप नॉर्मल ना हो जाए दोबारा। तो ऐसे करते करते हर बार जब हम जाते थे तो वो कंटिन्यू करते थे, 3 मंथ्स करते करते कब 4 साल निकल गए पता ही नहीं चला। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के फ़ायदे भी हैं, जैसे पीरियड्स रेगुलर होते थे, तो OCP जब मैं खाती थी तो उस वजह से सिम्टम्स भी मेरे नहीं रहते थे। फेशियल हेयर अपने आप थिन होने लगे, उसके लिए मुझे कुछ, फिर मैं कॉन्शियस नहीं रहती थी। इवन फुल बॉडी पे जो हेयर थिकन थे वो कम होने लगे। साथ में वेट डिक्रीज था क्योंकि पीरियड्स रेगुलर रहते थे। सो इन सब चीज़ों की वजह से मैं काफ़ी अट्रैक्टेड थी, ये जाने बगैर कि उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या रहते हैं। पर मैंने कंटिन्यूसली 4 साल हर महीने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को इस्तेमाल किया अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। बीच बीच में मैं कंसल्ट करती थी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से। सो उनका भी यही कहना था कि क्योंकि आप अभी, आपकी शादी नहीं हुई है और आप अभी बेबी भी प्लान नहीं कर रहे हैं और सिम्टोमेटिकली अगर आपको रिलीफ है सो आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी मैंने ली। क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ तो टेस्ट करते हुए ये भी पता चला कि मुझे विटामिन D की डेफिशिएंसी है काफ़ी, क्योंकि हम पूरे टाइम इंडोर रहते हैं तो बिल्कुल सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता है। सो साथ में मैंने विटामिन D और कैल्शियम के भी हर साल एटलीस्ट 2 कोर्सेज आई यूज टू हैव। टू ऑल माई व्यूअर्स, दिस इज़ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। OCP जो होती हैं जिनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है, वो हमारी बॉडी में वही प्रकार की हार्मोनल साइक्लिकल हार्मोन को मिमिक करती हैं। तो बहुत सारी लड़कियां जो इरेगुलर पीरियड्स की वजह से गायनेक के पास आती हैं, उन्हें 3 महीने के लिए अगर OCP दिया जाए रेगुलर करने के लिए पीरियड, तो वो कब 4 साल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे डॉक्टर अदिति को के साथ हुआ, ये पता नहीं चलता। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जानने वाली हैं। नंबर 1, पॉलीसिस्टिक ओवरी का एकमात्र परमानेंट क्योर वेट रिडक्शन है। नंबर 2, शॉर्ट टर्म के लिए ही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो सिंथेटिक हैं, जो हम बाहर से दे रहे हैं, वो यूज़ करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन किसी भी प्रकार का सिम्टम, लिवर डिसऑर्डर, माइग्रेन, यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी को भी के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 3, ये बात बहुत जाननी ज़रूरी है कि इरेगुलर पीरियड्स का भी ट्रीटमेंट हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें हर महीने पीरियड्स आएँ। इवन जो गायनेकोलॉजिस्ट आपकी हैं, उनको ये पढ़ाया जाता है, ये वर्ल्ड वाइड रिसर्च में एस्टैब्लिश हो चुका है कि 1 साल में यदि लड़की को 8 पीरियड आ रहे हैं तो ये भी पॉलीसिस्टिक ओवरी के लिए बिल्कुल नॉर्मल गोल है। सो टू ऑल द गर्ल्स, my dearie girls out there, do consult a gynecologist, do take hormonal pills if you need, but only under strict supervision. Do not self-medicate कि इससे हमारे periods regular आ जाएंगे and you are continuing without prescription for more than an year. डॉक्टर अदिति, ये बताइए, आफ्टर मैरिज
आपको पॉलीसिस्टिक की वजह से जब आपने सोचा कंसीव करने के लिए तो क्या प्रॉब्लम्स हुई? आफ्टर मैरिज मैंने फाइनली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना बंद किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे खुद को थोड़ा सा अंदाज़ा था, क्योंकि मुझे PCOS है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, सो कंसीव करने में थोड़े इश्यूज तो आएंगे ही। सो इमीडिएटली आफ्टर मैरिज मैंने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बंद कर दिए थे। बहुत नॉर्मल होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बंद करने के 3 से 6 महीने बाद तक आप कंसीव नहीं करते हैं, क्योंकि बॉडी खुद से हार्मोन्स बनाना शुरू करती है। तो 6 महीने तक वेट किया पर मुझे कोई पीरियड्स नहीं आए। फिर ऐसे ही करते करते 1 साल जब पूरा कंप्लीट हो गया और मुझे बिल्कुल पीरियड्स नहीं आए, सो फाइनली आई कंसल्टेड अगेन द गायनेकोलॉजिस्ट एट माय न्यू प्लेस। वहाँ मैंने उनको बताया तो उन्होंने वापस मेरे सारे टेस्ट कराए ये देखने के लिए कि ये पीरियड्स बंद क्यों हो गए अचानक से। तो उनकी राय ये थी कि ये पिल्स की वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया हो गया है आपको, क्योंकि पिल्स की वजह से आपके ब्रेन के सिग्नल सप्रेस हो रहे थे। इस वजह से अब आपकी बॉडी नेचुरली सिग्नल नहीं दे रही है पीरियड्स के लिए। तो एक सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो मैंने महसूस किया वो ये था, पिल्स को बंद करते ही फिर से वही सिम्टम्स आना, ब्लोटिंग, वेट गेन, वापस से हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स रीबाउंड हुए। फिर हमने जब पीरियड्स, उसके बाद हमने वापस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्टार्ट किया। 1 to 2 मंथ्स के लिए मेडिसिन की हेल्प से विड्रॉल ब्लीडिंग कराया, और उसके बाद फिर मुझे रेगुलर पीरियड्स थोड़ा आने लगे, 1 से 1.5 महीने में आने लगे। तो फिर मुझे लगा कि अब साइकिल धीरे धीरे रेगुलर हो रही है। लेकिन फिर भी, और हम लोग उस समय एक्टिवली ट्राई भी कर रहे थे, इस पूरे 1-1.5 साल के दौरान हम एक्टिवली ट्राई भी कर रहे थे अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करते हुए, पर फिर भी कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से फिर मुझे लगने लगा कि अब मुझे एक्सपर्ट, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए और अपनी सारी जांच करवानी चाहिए और फर्टिलिटी के लिए हेल्प लेनी चाहिए। तो फिर जिसकी वजह से मैम से मुलाकात हुई। अदिति, पॉलीसिस्टिक ओवरी में हम सब जानते हैं कि रेगुलर ओव्यूलेशन यानी एक अंडा जो मैच्योर होता है पर मंथ वो नहीं हो पाता। इसी वजह से जब भी ब्लीडिंग होती है तो वो बिना अंडे के होती है और इसमें कंसीव नहीं कर पाते हैं। ऐसे केसेस में नंबर 1 लाइफस्टाइल, नंबर 2 एक ड्रग होता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन वही ड्रग होता है जो हम ब्लड शुगर के पेशेंट्स में देते हैं, जिसका काम होता है अंडों के अंदर शुगर पहुंचवाना, जिससे अंडे जो हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव हों। तो ये शुरू हमने किया आपके लिए। मेटफॉर्मिन को भी एक्ट करने में, शुरुआत करने में कम से कम 1.5 महीना लगता है, और ये ड्रग जो है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हम चलाते हैं ताकि बच्चे में अबॉर्शन का भी रिस्क कम हो और बच्चे के अंदर भी जो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम अगर माँ में है तो वो कम से कम आए। तीसरी चीज़ जो हम पॉलीसिस्टिक ओवरी जैसे आप आए थे उसमें हम ट्यूब टेस्ट करने के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ओव्यूलेशन इंडक्शन देते हैं। डॉक्टर अदिति, आप अपने ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी अंडों को बनाने की प्रक्रिया आर्टिफिशियली थ्रू बाहर के इंजेक्शंस एंड बाहर की मेडिकेशंस जो हमने साइकिल्स की, उनका एक्सपीरियंस बताइए। जब पहली बार मैं आई तो पहली साइकिल आपने मेरा नेचुरली ऑब्जर्व किया और उसमें आपने देखा कि मेरी बॉडी नेचुरली कैसे रिएक्ट कर रही है ओवर दी डिफरेंट फेजेस ऑफ साइकिल। तो तब आपने आइडेंटिफाई किया था कि ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, जब होना चाहिए उस दौरान ओव्यूलेशन मेरा नहीं हुआ खुद से। ऐसे तो सेकेंड साइकिल से ही फिर हमने डिसाइड किया कि हम जब मेरा वेट लॉस हुआ, मेरी एंटीबॉडीज़ काफ़ी डाउन आ चुकी थी, जब मेटफॉर्मिन को एटलीस्ट 1.5 मंथ गुजर चुका था, तब आपने मेडिकेशन दिया मुझे, लेट्रोजोल नाम की मेडिसिन थी, जिसमें सबसे पहले हमने 5 डेज़ का कोर्स किया था आफ्टर विड्रॉल ब्लीडिंग जब स्टॉप हुआ। तो उस दौरान उस साइकिल में पहली बार आपने देखा कि मेरे दोनों तरफ की ओवरीज में हमें एक एग ऑब्जर्व हुआ हमें, जिसका साइज़ भी एडुकेटली इंक्रीज़ हो रहा था। तो जिससे मुझे पता चला कि मुझे बाहर से सिग्नल की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बॉडी एग तो बना ही रही है, पर वो सिग्नल जो सप्रेस हो गए थे उसके लिए मुझे बाहर से हेल्प की नीड है, मेडिकेशंस की नीड है। एग बना मेडिकेशन के थ्रू भी। सेकेंड साइकिल में ट्यूबल टेस्ट के बाद जब ट्यूबल पेटेंसी भी कंफर्म हो गई थी, उसके बाद सेकेंड साइकिल में हमने इंजेक्टेबल्स की हेल्प ली। इंजेक्टेबल्स से मैंने देखा मेरी बॉडी ने और भी अच्छा रिएक्ट किया, एडिक्वेट टाइम पे एडिक्वेट साइज गेन किया मेरे एग ने,
और इवन मुझे वेजाइनल डिस्चार्जेस, बॉडीली चेंजेस वो भी नेचुरल जैसे साइकिल में होना चाहिए वो मुझे फील हुआ। और इवन स्पॉन्टेनियसली जो एग था वो रप्चर भी हुआ। सो दैट मीन्स इंजेक्शंस ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया मेरी बॉडी को नेचुरली बिहेव करने के लिए, ओव्यूलेशन में, इंडक्शन में भी और रप्चर में भी, दोनों में इंजेक्शंस ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की। सो पॉलीसिस्टिक ओवरी जब भी कोई हमारे पास फर्टिलिटी के लिए आता है तो कोशिश हमारी यही रहती है एज अ इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट कि हम एग्स बनाएं। एग्स बनाने के लिए हम दवाइयों का और इंजेक्शंस का प्रयोग करते हैं और कंटिन्यूस अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग से ये देखते हैं कि हमारी दवाइयाँ या इंजेक्शंस काम करे या नहीं करे। जो ट्रीटमेंट प्लान का हिस्सा है ये 3 साइकिल से 4 साइकिल तक हम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे कपल की एज क्या है। अगर 35 ईयर्स से ऊपर है तो हम इसको 2 या 1 साइकिल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अदिति, आगे बताइए कि ओव्यूलेशन इंडक्शन क्यों आपके लिए काम नहीं कर रहा था और आगे हमने क्या स्टेप्स लिए? सो ओव्यूलेशन इंडक्शन सक्सेसफुल था, रप्चर भी हो रहा था, टाइम्ड इंटरकोर्स भी था, बट फिर भी एटलीस्ट 2 या 3 साइकिल्स में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया, आपने मुझे काफ़ी समझाया कि उसमें थर्ड फैक्टर था कि मेरी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी, जो एंडोमेट्रियम की यूट्रस की लाइन होती है, उसकी जो थिकनिंग थी वो उतनी सही नहीं हो रही थी। जिस हिसाब से हार्मोन्स मेरी बॉडी में बढ़ रहे थे, एग्स जिस तरीके से डेवलप हो रहे थे, उसी के साथ साथ लाइनिंग की थिकनेस उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी होनी चाहिए। तो कई बार ये भी कारण होता है, हमारा जो इम्प्लांटेशन है वो फेल हो सकता है। और ये वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स भी है इतना लंबा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने का कि एंडोमेट्रियल लाइन जो है हमारी डाउन रेगुलेट हो जाती है। सो ये मैम से डिस्कस करके मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि सब ओव्यूलेशन भी हो रहा है और मे भी फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, पर शायद इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए फिर हमने आगे टेस्ट किए, हमने और टेस्ट किए और ईस्ट्रोजन का सप्लीमेंटेशन देके भी हमने देखा कि लाइनिंग उसको रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं। नेक्स्ट साइकिल में ओव्यूलेशन के बाद लाइनिंग भी रिस्पॉन्ड की और जब ओव्यूलेशन इंडक्शन हमने ज़्यादा मात्रा में किया तो लाइनिंग ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट मैम के अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड बॉडी को ईस्ट्रोजन से एक्सपोज करेंगे तो धीरे धीरे मेरी लाइनिंग रिकवर हो जाएगी और उसके बाद हम फिर से अपने साइकिल पे काम कर सकते हैं। गाइस, पॉलीसिस्टिक ओवरी में प्रेगनेंसी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि अबॉर्शंस, जैसे कि डायबिटीज़ होना या हाइपरटेंशन होना। इन सभी चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता है कि अगर हम प्रेगनेंसी से पहले ही अपना वेट रिड्यूस करें, हम सही मात्रा में मेटफॉर्मिन लेते रहें, उसको छोड़े ना, थायराइड अगर है उसको लेते रहें। कैल्शियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल अंडे की क्वालिटी को ठीक करने के लिए बट ऑल्सो आगे जाके बॉडी में जो प्लेसेंटेशन होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है वो ना हो। सो डॉक्टर अदिति का इलाज तो अभी जारी है, वी आर स्टिल इन द प्रोसेस एंड लेट्स होप कि डॉक्टर अदिति अगली बार एक छोटा सा बेबी अपनी गोदी में लेके हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे हो। एंड आई विश डॉक्टर अदिति अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एंड अ वेरी वेरी grateful thank you from the bottom of my heart to share your journey with our viewers, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगी उनके लिए भी। Thank you so much. Thank you so much.